हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम यूजीसी नेट की यूनिट 10 कर रहे हैं, जिसमें हम अन्य गद्य में विधाएं जो पार्ट से रिलेटेड होती हैं, टेक्स्ट जो हैं। जैसे कि पहला इसमें जो है माटी की मूर्ति, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा। अगर आप एचटेट, यूपी या फिर अदर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, केवीएस का है, DSSB है, HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर नेट है, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। माटी की जो मूर्तें हैं, ये एक तरीके का, तो इसमें क्या है ना, इसमें आपकी कुछ इम्पॉर्टेंट जो है लाइनें, जैसे इसका प्रकाश वर्ष ये 1946 को हुआ था। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, कैसी विधा है ये, रेखा चित्र विधा है। शुरुआती संस्करणों में 11 रेखा चित्र हैं। सन 1953 में संस्करण में रजिया के टुकड़े में संख्या 12 हुई थी। ठीक है, शुरुआती संस्करणों की संख्या कितनी बताई गई, 11। और जब 1953 में रजिया जो है संस्करण आया था तो वो 13 हो गए थे। अब इसकी भूमिका पढ़ लेते हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन भूमिका से ही रिलेटेड आ जाते हैं, बीच में से जो है पूछा जाता है। जैसे कि भूमिका में है, माटी की मूर्ति में संकलित सभी रेखा चित्र जितने भी हैं, ये रामवृक्ष बेनीपुरी ने हजारीबाग सेंट्रल जेल में, जब वे जेल में थे तब उन्होंने ये लिखा था। ठीक है, इन रेखा चित्रों में रामवृक्ष बेनीपुरी ने अपने जीवन के उन चुनिंदा लोगों के बारे में लिखा है जो अत्यंत प्रिय थे। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने उन लोगों के बारे में लिखा था जो उनके उस जीवन काल के टाइम पर सबसे ज़्यादा प्रिय थे। उनके जीवन में भागीदारी इन्हीं लोगों की सबसे ज़्यादा थी। तो लगभग हर व्यक्ति के बारे में बताते हुए बचपन से चले आते हैं, बचपन से अपने संस्करणों के माध्यम से हमारे बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। बचपन के दिनों में इन सभी व्यक्तियों के साथ बिताए हुए पलों का वो सजीव चित्रण इन संस्करणों के माध्यम से हमारे सामने करते हैं, और उनके साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति भी उनके माध्यम से स्पष्ट करते चलती हैं। इन रेखा चित्रों के माध्यम से हर व्यक्ति के जीवन एवं चरित्र के श्वेत श्याम पक्षों को, यानी कि उनके उतार या चढ़ाव पक्षों को भी दिखाया गया है। मानवीय नैतिक पक्षों को अधिक उभारा है, जो मानव और नैतिक पक्ष हैं उनको ज़्यादा उभारा गया है। इन रेखा चित्रों में लेखक ने बचपन की स्मृतियों का महत्व दिया है और जवानी और आगे के जीवन के साथ उसकी तुलना की है, कि जवानी में वे कैसा व्यवहार करते थे और उसके बाद उनका व्यवहार कैसा था। तो इन सब बातों का इन्होंने अपने संस्करणों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो आपकी जो है इसमें माटी की मूर्ति है। तो चलिए अब इसमें ज़्यादातर पूछ लिया जाता है कि पात्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है पात्र रजिया। कौन है वो, लेखक के बचपन की दोस्त है। लेखक कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं, तो उनकी ये दोस्त है, फ्रेंड है। ठीक है, बचपन में अपनी माँ की चूड़ी बेचने में सहायता करती थी। युवा होने पर स्वयं चूड़ी बेचने लगी। धार्मिक भेदभाव के आधार पर लोगों द्वारा उससे चूड़ियाँ नहीं खरीदने पर वो दुखी होती थी। पति का नाम हसन था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, रजिया कौन थी या किस रेखाचित्र से लिया गया है रजिया का जो कैरेक्टर है। ठीक है, अगला है बलदेव सिंह। बलदेव सिंह कौन है, पूर्व बंगाल में किसी राजा के यहाँ पहलवानी करते थे। ठीक है, और इसमें गांव में राजपूतों अहेरों में वैर का जिक्र हुआ, मतलब उनके बीच जो थी तनातनी थी। एक विधवा के खेतों से अवैध कब्जा छुड़ाने पर लोगों ने एक सुबह बलदेव की हत्या कर दी थी। तो बलदेव ने ऐसा कुछ किया था कि विधवा के जो खेतों में अवैध कब्जा छुड़वाया था, तो इसलिए लोगों ने उसकी हत्या कर दी थी। आगे देखते हैं, अब है सरजू भैया। सरजू भैया का देखते हैं किरदार। लेखक के मुंह बोले भैया हैं ये। ठीक है, पिता इनके हैं गुमाश्ताजी, यानी किसान के साथ ही रुपये और गन्ने का लेन देन करते थे, किसानों के साथ। फिर है लंबी दुबली देह वाला, उदार हृदय था इनका। विक्टर हुगो की कृति ला मिजरेबल का जिक्र किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं मंगर कौन थे, व्यवसाय से हलवाहा थे, हट्टे खट्टे शरीर का, स्वाभिमानी था,
संग्रह का विरोधी है, एक विकलांग विवाहित बेटी का पिता है, एक पुत्र की मृत्यु हो चुकी है, पत्नी का नाम भकोलिया है, वृद्ध होने पर एक आंख खराब हो गई और अर्धांग मर गया। रूपक की आजी, घर में हुई एक के बाद एक आकस्मिक मौतों के कारण मतलब इनके कारण लोगों की मौत हुई होगी, इसलिए लोग उन्हें डायन समझते थे। भीड़ द्वारा डायन होने के शक में पीछा किए जाने पर कुएं में कूदकर जान दे दी थी। अगला कैरेक्टर है हमारा यहाँ पे देव। लेखक के बचपन का मित्र है ये। बड़े से बड़े दर्द में भी ना रोने की आदत वाला इंसान है। अमरूद के पेड़ से गिरने पर इसका हाथ भी टूट जाता है। गांव में खराब चाल चलन के लिए बदनाम भी है। लेखक की सलाह पर खादी पहनने लगा और बाद में एक क्रांतिकारी बन गया। फिर है पुलिस इंस्पेक्टर ने एक बार बहुत मारा, जिसके बाद भी नहीं रोया, परंतु रात में सोते वक्त कराहने की आदत लग गई थी। अगला है बाल गोविंद भगत। अब ये बाल गोविंद भगत कौन है? कबीर का अनुयायी है ये। गाने में कुशल, खंजड़ी बजाकर कबीर के पद गाता था। पुत्र की मृत्यु होने पर भी गीत गाए थे और इसने बोला था कि आत्मा परमात्मा के पास चली जाती है, यह कहकर उत्सव भी मनाने लगा था। फिर है भौजी। भौजी को अक्सर भाभी भी बोल देते हैं। रिश्ते में लेखक की भाभी थी ये, ठीक है। स्वभाव से झगड़ालू, परंतु झगड़ा ऐसा कि आपस में लड़े तो कोई बात नहीं, पर बाहर का कोई व्यक्ति लेखक को जरा भी कुछ कह दे तो फिर उस पर ही बरस पड़ती थी। झगड़े लड़ाई के बाद भी सुख दुख में साथ देना भौजी के स्वभाव की आदत थी। अगला है परमेसर। लेखक की पट्टीदार का एक व्यक्ति है। नशे की लत है, किंतु स्वभाव से जीवंत रसिक इंसान है ये, ठीक है। फिर है तीज त्योहार में गांव में रौनक ला देने वाला व्यक्ति। होली पर ढपली लेकर पूरे गांव में गाता बजाता, दशहरे पर ओझा का खेल करवाता और दीपावली में होलिका का दहन करवाता, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। फिर है बैजू मामा। ये कौन थे? ये जेल में रहने वाला आदमी था। छोटी छोटी चोरियों के कारण 30 वर्षों से पटना की जेल में था। जेल के पुए इतने प्रिय थे इसने कि पुओं के लिए रिहा हो जाने पर उसी दिन फिर से चोरी करके जेल आ गया था। अंत में सेशन चलाकर पुलिस ने 5 साल की सज़ा दिलवाने की कोशिश की, परंतु जज की दया पर 1 साल की सज़ा ही हो पाई। सुभान खान कौन थे? तो सुभान खान पेशे से राजमिस्त्री। हिंदू मुस्लिम तनाव बहुत बढ़ जाने पर सुभान खान के गांव में मुस्लिम मस्जिद में गाय की कुर्बानी देना चाहते थे जो मुसलमान थे, लेकिन सुभान खां के कारण कड़े प्रतिरोध के कारण ऐसा नहीं हुआ। लेखक ने इस रेखा चित्र में अपने नास्तिक होने का भी जिक्र किया है, ठीक है। हजरत हुसैन और यजीज के बीच लड़ाई का भी जिक्र है। मुहर्रम के पीछे की कहानी है ये। फिर है बुधिया। बुधिया कौन थी? ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ज़रूर आप ध्यान से इन चीज़ों को पढ़िए। जब लेखक किशोर था तो बुधिया 7-8 साल की रही होगी। अत्यंत चंचल शरारती लेखक कई सालों बाद बुधिया से मिलता है तो उसकी स्थिति देखकर दंग रह जाता है। बुधिया की जो है शादी हो चुकी है और जगदीश उसका पति है, उसके 3 बच्चे और फिर से गर्भवती है। फिर देख लेते हैं प्रमुख उदाहरण। ये क्या होता है कि आपको स्टेटमेंट दी जाती है कि ये स्टेटमेंट कहाँ से ली गई है, किसकी है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसे इनकी जो है लाइनों को बार बार आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। तो चलिए, क्या कह रहा है कि कला का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभारना है। कला वह है जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे और चमक उठे। अगला है रजिया ने बताया कि किस तरह दुनिया बदल गई। अब तो ऐसे भी गांव हैं जहां के हिंदू मुसलमानों के हाथ से सौदे भी नहीं खरीदते। अब हिंदू चूड़ीहारी ने हैं, हिंदू दर्जी ने। उन दिनों हिंदू मुसलमानों की तनातनी नहीं थी, दोनों दूध चीनी की तरह घुले मिले थे। हिंदू की होली में मुसलमानों की दाढ़ी रंगी होती थी, मुसलमानों के ताजे में हिंदू के कंधे लगे हुए थे। ताजिए के दिन थे, मेरे गांव में भी तजिया बना था, यद्यपि एक भी मुसलमान वहां नहीं था। लेन देन, जिसे नग्न शब्दों में सूदखोरी कहिए, चाहता है आदमीपन को खो दे, वह जो खटमल नहीं चीलर बन जाए।
अगला है यथार्थ अन्नदाताओं के लिए पेंशन की हमारी अभागे देश में कहाँ व्यवस्था है, और व्यक्तिगत दया का दायरा तो हमेशा ही तंग रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं आपको ऐसे ही याद करनी पड़ेंगी। फिर है, पर मर्दों की अपेक्षा औरतें अपने को परिस्थिति के सांचे में ज़्यादा और जल्दी ढल सकती हैं। फिर देख लेते हैं भावना पर दलील का क्या असर हो सकता है भला। हमने सुख रखा था दुनिया में 3.5 ही वीर है। पहला भैंसा, दूसरा सुअर, तीसरा गेहूं और आधा राजा रामचंद्र। भैंस, सुअर और गेहूं सीधा वार करते हैं, कभी पीठ नहीं दिखाते। रामचंद्र वीर थे, लेकिन बाली को मारने के लिए उन्होंने पेड़ की ओट ली थी। फिर है अगला देख लेते हैं, तेली जिसका मुंह देखने के बाद यात्रा सफल नहीं होती, ऐसी व्यवस्था दे रखी थी हमारे समाज ने। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पोतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पोतू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। अगला है, भारतीय परिवार में भौजी का वही स्थान है जो मरुभूमि में ओसियस का। धधकती हुई बालू के लूट पटट में दिन रात चलते चलते जब मुसाफिर दूर से खजूरों की हरी हरी फुनगी देखता है, उसकी आंखें ही नहीं तृप्त होती, उसके शरीर का रोम रोम पुलकित और उसकी शिराओं का एक एक रक्त बिंदु नित्यशील हो उठता है। अगला है, खींचा खींचा चेहरा, रसहीन नैन, दुबला पतला शरीर, मुरझाया मुर्दा सा मन यही है भारतीय मानवता का साधारण ढांचा, जो कम बोले हंसे नहीं, मुश्किल में मुस्कुराए, हमेशा अपने इर्द गिर्द मुहर्रम का वातावरण बनाए रखे, उसकी सज्जनता और शिष्टता की प्रशंसा होती है। अगला है, वह कलम टूट जाए जो निंदा के लिए ही उठती है। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी आ सकता है कि वह कलम टूट जाए जो निंदा के लिए उठती है, कहाँ से लिया गया है। मंजिल के अंत में पथिक के पैर तेजी से उठने लगते हैं, उसकी रफ्तार में तेजी आ जाती है। अगला देख लेते हैं, वह किताब जज को यह हक कहाँ देती कि वह देखे कि अपराध क्यों किया गया है, उसमें समाज कहाँ तक अपराधी है और आदमी कहाँ तक, आदमी के कृत्य में परिस्थितियों का कहाँ तक हाथ है, आदि आदि। फिर आदमी के भीतर जो इंसानियत है उसे उभरने देने और अपराधी को सही रास्ते पर चलने में मदद करने की ओर ध्यान देना, तो उस किताब जैसे हराम हो। मुझे मालूम होता था काम और अल्लाह, ये दोनों ही चीज़ें संसार में उनके लिए यानी सुभान खां सबसे प्यारी है। काम करते हुए अल्लाह को नहीं भूलते थे और अल्लाह से फुर्सत पाकर फिर झट काम में जुट जाया करते थे। जुट जाना पवित्र कर्तव्य समझते थे। अगला है, शहरों की यह बीमारी धीरे धीरे देहात में घुसने लगी, गाय और बाजे के नाम पर तकरारें होने लगी। जो जिंदगी भर कसाई खानों के लिए अपनी गाय बेचते रहे, वे ही एक दिन किसी एक गाय के कटने का नाम सुनकर ही कितने इंसानों के गले काटने को तैयार होने लगे। तो हमारी वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो थी इस कहानी से, इसे रेखाचित्र से रिलेटेड थे, तो आप ज़रूर इनको याद कर लीजिएगा, दोहरा कर ज़रूर जाइएगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवानी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।